प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यह अध्याय हम पढ़ रहे थे और इस अध्याय के तहत हमने सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत देख लिए थे और उसके बाद हम मुगल कालीन स्रोत देख रहे थे। और मुगल कालीन स्रोतों में भी मैं आपको बाबर से चलकर और औरंगजेब तक ले आया था। औरंगजेब के दौर में और उसके बाद भी इतिहास लेखन रुका नहीं था। आपको पता है कि औरंगजेब को ये चीज़ें पसंद नहीं थी और उसने इतिहास लेखन रुकवा ही दिया था अपने काल में। प्रारंभ में तो उसने भी कह के लिखवाया था एक व्यक्ति से, मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन उसकी रुचि नहीं थी। वजह कुछ भी हो और क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये तो मैं जब औरंगजेब पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब के बीमार पड़ने के दौरान, या ये समझ लीजिए कि वृद्धावस्था के दौरान जो उसमें कमजोरी आई थी और शासन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी, उस समय अनेक इतिहासकार पैदा हो गए, बहुत सारी किताबें लिखी गई और वो सामने बाद में आई किताबें। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको नादिर शाह के हमले तक लाना चाहता हूँ, 1739 तक। तारीख़ चगताई नाम से 2 किताबें मिलेंगी आपको। एक किताब तो है मोहम्मद हादी की, जो मोहम्मद शाह के शासनकाल के 7वें साल तक का वर्णन करता है, 1724 ईस्वी तक का। एक और लेखक है और उसकी किताब का नाम भी यही है, तारीख़ चगताई, और उस लेखक का नाम है मोहम्मद शफी तेहरानी। वो बाबर से अपना इतिहास शुरू करता है और नादिर शाह के हमले पर आकर रुकता है। और वह एक टिप्पणी करता है कि नादिर शाह के हमले के बाद मोहम्मद शाह ने एक आदेश निकाला था। मोहम्मद शाह के काल में ही हुआ था नादिर शाह का हमला, आप लोगों को पता है। मोहम्मद शाह रंगीला। अब 2-3 चीज़ें रंगीला नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। एक आम धारणा तो ये है कि वो स्वभाव से रंगीन था। जिन चीज़ों को औरंगजेब ने रोका, चाहे वो संगीत हो, कला हो, वे सारी चीज़ें इसने खुली कर दी, लेकिन कोई अनुशासन नहीं रखा। किसी भी कला में, किसी भी मनोरंजन में अनुशासन नहीं होता है, उसे एक साधना की तरह नहीं देखा जाता है, तो परिणाम अच्छे नहीं होते। बहुत सारी बातें हैं मोहम्मद शाह की, जो मोहम्मद शाह का जब हम जिक्र करेंगे आगे, वहाँ बताएंगे। यह भी कहा जाता है कि रंगीला इसने अपना तखल्लुस रखा हुआ था, उपनाम था। अब जो भी हो, लेकिन मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का हमला हुआ और उसने बाद में एक आदेश निकाला। आपको ये ध्यान है कि बहुत दिनों तक रहा था यहाँ नादिर शाह। पूरी दिल्ली को उसने लूट लिया था, दिल्ली के सारे अमीरों को लूट लिया था, और आखिर में चूंकि वो यहाँ रह नहीं सकता था, इसलिए मोहम्मद शाह को ही अपना अधिकारी बनाकर चला गया। कोहिनूर हीरा ले गया। कहा जाता है कि जब सारी दिल्ली को लूट लिया, लूटने के लिए कुछ नहीं बचा, तो नादिर शाह ने जाने की तैयारी कर ली। तो किसी स्त्री ने नादिर शाह को बताया कि मोहम्मद शाह जो पगड़ी पहनता है उसमें एक हीरा है, कोहिनूर हीरा, वो नहीं लिया तो आपने क्या लिया। उस हीरे की भी एक कहानी है, आप देखना, इंटरनेट पे सर्च करना उस कहानी को। खैर, तो इसने फिर एक चाल खेली
नादिर शाह ने, दोनों आमने सामने बैठे कि भाई मैं आपको संभला के जा रहा हूँ दिल्ली, मेरी तरफ से आप यहाँ शासन करेंगे। नादिर शाह ने कहा, और हमारे यहाँ परंपरा है कि भाई आपस में पगड़ी बदलते हैं, तो अपन को भी पगड़ी बदल लेनी चाहिए। और उस पगड़ी के बदलने में वो कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान से बाहर चला गया। खैर, वो टिप्पणी महत्वपूर्ण है और उस टिप्पणी की भूमिका में ही मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूँ। टिप्पणी ये है, उसने आदेश जारी किया कि इतिहासकारों को छोड़कर जितने भी मेरे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सारे दैनिक कार्यों में, सामान्य कार्यों में, प्रशासन के कार्यों में लग जाएं। उसने कहा कि मेरे शासनकाल की घटनाओं को लिपिबद्ध करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह लेखन का अच्छा समय नहीं है। मेरे हाथ से सत्ता निकल गई है, बागडोर छूट गई है, और मैं इस समय नादिर शाह का सूबेदार हूं। लोगों ने समझाया कि इस आदेश को वापस ले लीजिए, यह अच्छा नहीं है। उसकी प्रशंसा भी की मोहम्मद शाह की लोगों ने कि आप कम थोड़े ही हैं, आप आज भी बादशाह हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं ये आदेश वापस नहीं लूँगा। मैं नहीं चाहता कि शायद उसने यही सोचा कि मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे कलंकित करे, और इतिहासकारों ने अपनी कलमें रख दी। अब इसके बाद में जो थोड़ी सी बात मुझे आपसे करनी है वो करनी है कि जैसे संस्कृत में कुछ चीज़ें लिखी गई, हिंदी में लिखी गई, और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी बहुत काम हुआ। मैंने जो आपको जो स्रोत बताए थे, वे स्रोत तो सीधे सीधे सुल्तानों से और बादशाहों से संबंधित हैं, लेकिन असली इतिहास तो आम आदमी लिखता है। जो छोटे राजघराने थे वहाँ लिखा गया असली इतिहास, और उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। अब बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्षेत्रीय इतिहास पर, रीजनल हिस्ट्री का समय है, अब बातें होती है। तो क्या हुआ कि ये जो संस्कृत भाषा की ओर तो बाबर का भी ध्यान नहीं गया और हुमायूं का ध्यान भी नहीं गया, और उन्हें इतनी फुर्सत भी नहीं मिली। लेकिन अकबर का ध्यान गया। अकबर बड़ा चतुर बादशाह था, पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, लेकिन चालू बहुत था, वो समझदार था। उसने ये सोच लिया कि जब इस देश में रहना है, यहां राज करना है, तो यहां की संस्कृति को समझ लेना चाहिए, और उसी के अनुरूप यहां के लोगों से अपन को व्यवहार करना चाहिए, ताकि अपनी गाड़ी आराम से चलती रहे। उसकी रुचि भी थी। तो उसके समय पहला संस्कृत और फारसी का एक शब्दकोश आया, डिक्शनरी आई, वो फारसी प्रकाश के नाम से आई। और मैंने ये भी कहा कि उसने रामायण और महाभारत के अनुवाद भी करवाए थे। अकबर की रुचि थी संस्कृत साहित्य में, और फारसी में अनुवाद हुआ उसके समय में। थोड़ा बहुत बाद में जहांगीर के समय भी हुआ। औरंगजेब के समय जो हुआ ना, वो इतिहास लेखन की दृष्टि से पूरे मध्यकाल का सबसे बुरा समय। अब जिन सुल्तानों और बादशाहों की अपनी औकात ही नहीं थी खड़े रहने की, उनसे तो अपेक्षा करना ही बेकार है कि वो इतिहास लिखवाएंगे। लेकिन औरंगजेब ने तो आधी शताब्दी तक इस देश पे शासन किया है। आधी शताब्दी तक शासन करने वाला आदमी, और ये कहे कि इतिहास नहीं लिखा जाना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि उसी का समय सबसे बुरा समय था इतिहास लेखन के लिए। अब क्या हुआ कि लेखक कहां जाएं? केंद्रीय संरक्षण तो बंद हो गया। तो जो अच्छे लेखक थे वो राजधानी से निकलकर, केंद्रीय राजधानी से निकलकर, और जो छोटे राजा थे, सामंत थे, उनकी शरण में चले गए।
और वहाँ उनको अच्छा प्रोत्साहन मिला और खूब लिखा गया, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और सामग्री अच्छी तैयार हो गई। अब ये कहते भी हैं कि साहब उन्होंने जो लिखा, संस्कृत में लिखा, वह तो फारसी से अनुवाद है, फारसी ग्रंथों से लेके लिखा गया, लेकिन अभी काम पूरा कहाँ हुआ है। क्षेत्रीय इतिहास के ग्रंथ जैसे जैसे निकल के बाहर आ रहे हैं, हमें सूचनाएं मिल रही हैं, संस्कृत के अलावा भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अकबर के शासनकाल में जो सबसे जो लोकप्रिय किताब थी वो महेश ठाकुर की थी संस्कृत में, वो थी सर्वदेश वृत्तांत संग्रह। इस किताब के बारे में कहते हैं कि भाई ये समकालीन फारसी साहित्य में जो चीज़ें हैं वही ही इसमें है। ऐसी ही एक किताब पद्म सुंदर की है, उसके बारे में भी यही बात है। लेकिन क्षेत्रीय इतिहास में 1665 में जो मेवाड़ का राणा राज सिंह था, उसके समय में एक किताब लिखी गई अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट द्वारा। वो तो फारसी की नकल नहीं है, वो अपने क्षेत्र का इतिहास बताती है विशेष रूप से। और रणछोड़ भट्ट ने ही राज प्रशस्ति लिखी है, 25 शिलालेखों पर है वो, राज संबंध में। मैंने पिछले वर्ष ही देखा है उसको, चित्र भी है मेरे पास। तो 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है, मेवाड़ का इतिहास बताती है वो, राजा के दान पुण्य का, वंश का विवरण मिलता है और बहुत सारी चीजें मिलती है। इसी प्रकार एक चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र है, जो रणथंबोर के राय सुरजन के लिए लिखा गया। जैन मुनियों ने भी बहुत अच्छा संस्कृत साहित्य लिखा। सिद्धि चंद्र उपाध्याय का लिखा हुआ है भानुचंद्र चरित्र। शांति चंद्र का है कृपिरास कोश, जिसमें बीकानेर के एक मंत्री करमचंद का प्रशस्ति गान है। और राजस्थानी में बहुत अच्छा लिखा गया। बीकानेर के दलपत सिंह के लिए दलपत विलास लिखा गया, उसमें अकबर के चरित्र की सूचनाएं भी हैं। और एक किताब है मुहणोत नैन सीरी ख्यात, और एक किताब है मारवाड़ रा परगनारी विगत। ये किताबें मारवाड़ के जसवंत सिंह के यहाँ काम करने वाले मुहणोत नैनसी की है, और बड़ा ही समृद्ध विवरण है उसमें, स्रोतों का उल्लेख भी वो करता है। और उसे तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है नैन्सी को। ये अलग बात है कि नैन्सी के बाद के दिन अच्छे नहीं बीते। और यह भी है कि ये जो नैन्सी है, इसको मध्यकालीन राजस्थान के भूगोल की जानकारी के लिए भी एक बड़ा अच्छा ग्रंथ माना गया है। एक ग्रंथ है केशवदास का लिखा हुआ वीर सिंह देव चरित्र। ये वीर सिंह देव बुंदेला था, जिसने जहांगीर के कहने से और अबुल फजल को मरवाया था। इसी तरह से बंगला भाषा में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में, सभी भाषाओं में, देश की सभी भाषाओं में काम हुआ। लोगों ने संस्कृत और तेलुगु भाषा की तुलना की है। अभी 10-12 साल पहले ही पंडित काशीराम शर्मा है चूरू के, उनकी एक किताब आई थी तोलकापियम,
शायद यही नाम होगा, मेरे पास है वो पुस्तक, मैं देखूंगा, लिखी हुई पहले की है, वो प्रकाशित अभी हुई कुछ साल पहले। तो उसमें दक्षिण भारत की और संस्कृत की भाषा की बड़ी जबरदस्त तुलना है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो सामने नहीं आते हैं। खैर, एक विद्वान हुए हैं आर सेवेल, वो पहले आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषाओं के क्षेत्रीय स्रोतों का उपयोग करते हुए और विजयनगर शासन के इतिहास की रचना की, ए फॉरगॉटन एम्पायर। उन्हीं के हिसाब से एस के अयंगर चले, KAN शास्त्री जी चले, बहुत काम हुआ क्षेत्रीय भाषा में, उस पर अलग से पढ़ने की जरूरत है। शाहजहां के समय से मराठी साहित्य मिलना शुरू हो जाता है इतिहास लेखन के हिसाब से, और बाद में तो मुगलों की दक्कन नीति, औरंगजेब के समय और शिवाजी से उसका संघर्ष बहुत लिखा गया मराठी भाषा में शिवाजी के लिए। तो ये हमें देखना होगा। एक विद्वान हुए हैं ग्रांड डफ, उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ द मराठाज, उसके बाद में भी काम हुआ। और एक विद्वान हुए हैं काशीनाथ राजवाड़े, उन्होंने 21 खंडों में और महाराष्ट्र का हिस्टोरिकल मटेरियल इकट्ठा किया। GS सरदेसाई ने शिवाजी सोवेनियर निकाला 1849 में। और फिर उसके अलावा फिर जो देशमुख हैं या और जो लोग हैं काम करने वाले, उनका भी अपना एक काम है, वो निकालने की आवश्यकता है। पंजाब में बहुत काम हुआ, गुरुमुखी लिपि में बहुत लिखा गया इतिहास के बारे में। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी ब्रज भाषा में पद्य में तैयार किया गया वो आत्मकथात्मक विवरण बचित्र नाटक खूब पढ़ा गया। एक गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, पूरे समय उनके साथ रहे भाई मनी सिंह, उन्होंने एक किताब लिखी सिंगंदी भगतमाला। और इसके अलावा अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोक गीतों में लोक नायकों का विवरण भरा पड़ा है, लोक कथाओं में बहुत सामग्री है। तो बहुत काम की आवश्यकता है अभी इसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक कड़ी और करेंगे, वो अंतिम होगी। समय बहुत ज़्यादा लग गया है स्रोतों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन कोई उपाय नहीं था। बहुत संक्षेप में भी चीज़ें बताई जा सकती थी, लेकिन हम आगे अच्छा पढ़ सकें और थोड़ा जल्दी पढ़ सकें, इसके लिए हमने ये सब कुछ किया। एक तो विदेशियों का विवरण थोड़ा सा बताना है आपको, और उसके बाद में मुझे थोड़ी सी बात पुरातात्विक स्रोतों पर आपसे करनी है, और उसके बाद अपन एक क्रम में आ जाएंगे। शुरू करेंगे भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना से, मोहम्मद गोरी के आने से और कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ स्थापित होने से अपना अध्ययन प्रारंभ होगा। और जब मैं आपको मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई की बात बताऊंगा, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय की बात बताऊंगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको महमूद गजनवी की ओर भी लेकर जाऊंगा, और उसके साथ ही मैं 712 ईस्वी में भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम का, मैं वहाँ भी लेकर जाऊंगा आपको। और मैं उसके भी पहले आपको एक और स्थान पर लेकर जाऊंगा इतिहास के, जहाँ अरबों से हमारा संपर्क सिद्ध होता है 712 ईस्वी से पहले भी, लेकिन उनके साथ उस समय हमारा व्यापारिक संबंध था। यह जो राजनीतिक संबंध है यह बाद में स्थापित हुआ। तो थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए
अरबों से हमारे व्यापारिक संबंध, फिर उसका 712 ईस्वी का आक्रमण, और उसके बाद महमूद गजनवी के हमले, उसके द्वारा की गई लूटें अपने देश में, फिर मोहम्मद गोरी का आना, पृथ्वीराज चौहान का तराइन द्वितीय हार जाना, और हिंदुस्तान की तकदीर में एक बहुत बड़ा मोड़ आ जाना, सारा इतिहास बदल गया। तो ये बातें अपन करेंगे, एक बार और स्रोतों के सिलसिले में मिलेंगे और स्रोतों की बात हम अंतिम बार करेंगे। फिर बीच बीच में जहाँ आवश्यकता हुई, जहाँ संदर्भ आएगा, जहाँ प्रसंग आएगा, वहाँ मैं आपसे बात करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। आपने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।